विश्वविद्यालय सड़क पर, ये हमारे दौर का सबसे त्रासद वाक्य बन चुका है। ऐसा सोचना पड़ा, इसके लिए जो हालात हैं उसका भी एक बार विश्लेषण करना चाहिए, लेकिन हालात से लड़ते हुए कुछ नया सोचना, यही विश्वविद्यालय होने का मायने होता है। और आज आप सभी लोगों ने, आईसा संगठन ने वो पहल की है, ऐसा ख्वाब देखा है, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया और आप सभी का क्रांतिकारी इस्तकबाल। विश्वविद्यालय में हम लोग जब यहाँ पर शामिल होते हैं, चाहे हम एक विद्यार्थी के तौर पर शामिल हो या एक शिक्षक के तौर पर शामिल हो या इस गेट पर खड़े नॉन टीचिंग स्टाफ या कर्मचारियों के बतौर शामिल हो, ये सब मिल करके एक विश्वविद्यालय बनता है। सबसे बड़ी बात यह है कि इन विश्वविद्यालयों को बनाया क्यों गया, इस सवाल से बात को समझने की कोशिश करनी चाहिए। हम ऐसे वक्त में बेशक यह सवाल उठा रहे हैं जब विश्वविद्यालयों की संरचना, विश्वविद्यालयों की अवधारणा और विश्वविद्यालय होने के कॉन्सेप्ट पर ही हमला किया जा रहा हो। ऐसे दौर में यह सवाल बहुत अहम बन के आता है। विश्वविद्यालय केवल इस बात का पर्याय नहीं है कि उनके बीच का एक व्यक्ति आकर के हर प्रोटेस्ट की रिकॉर्डिंग करेगा और वहां बैठ करके देखेंगे कि प्रोटेस्ट में क्या हो रहा है। अच्छा ये होता कि ये प्रोटेस्ट जो विश्वविद्यालय ऑन स्ट्रीट है, ये इस वक्त किसी कक्षा में चल रहा होता और वो पढ़ाई जो हम यहाँ पढ़ रहे हैं वो वहां पढ़ रहे होते, बस विषय बदल जाता। तो हम एक बदले हुए विषय में यहाँ बात करने को मजबूर हैं। तो वक्त कैसा है? ये वक्त ऐसा है कि जहां बिना तैयारी के एक अप्रत्याशित लॉकडाउन थोपा जाता है और ऐसा तमाशा किया जाता है गोया कि अगर लॉकडाउन नहीं लगाया गया और तुरंत नहीं लगाया गया तो महामारी बहुत तेजी से फैल जाएगी। और विडंबना ये देखिए कि जब चंद 100 केसेस आ रहे थे तब सब कुछ बंद था, और जब केसेस लाख तक पहुंचने लगे तो सब कुछ खुलने लगा। इसका भी विश्लेषण करना चाहिए। हम लोग विश्वविद्यालयों से जुड़े लोग हैं, अपनी कक्षाओं में क्या सीखते सिखाते हैं, इस पे भी आएंगे। कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिवर्सिटी, उसका मतलब यही होता है कि हर एक बात के पीछे कार्य कारण संबंध होता है। विज्ञान हमें यह सिखाता है कि कुछ भी घटना घट रही है तो उसके पीछे कोई कारण है, कोई वजह है, और इन दोनों को समझने के लिए हम लोग तथ्यों को लेते हैं, तर्कों का निर्माण करते हैं। तो जो हालात है उसके पीछे तथ्य होने चाहिए और तर्क होना चाहिए कि आप जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं। तो तथ्य क्या है कि भाई आपने सब कुछ जब बंद कर दिया और फिर जब सब कुछ धीरे धीरे खोलने लगे तो दोनों में आंकड़े कहां हैं? या तो दो तरीके हैं आंकड़े बनाने के। सबसे अच्छा तरीका, मैं जिस राज्य से आता हूं वहां दुनिया के सबसे काबिल मुख्यमंत्री इस समय कुर्सी पर बैठे हुए हैं, उन्होंने सबसे नायाब तरीका ढूंढा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने, हम लोग क्लासेस में पढ़ते हैं ना, सम स्टडी सम कंफ्यूजन, मोर स्टडी मोर कंफ्यूजन, नो स्टडी नो कंफ्यूजन। तो हमारे उस नायाब मुख्यमंत्री ने ये रास्ता निकाला, नो टेस्टिंग नो कोविड,
और उत्तर प्रदेश में कुछ भी पता नहीं चला होगा कितने लोग मर गए, हॉस्पिटल से कूद करके कौन जान दे रहा था। और एक चीज यही जोड़ दूं, टीचर के साथ ये दिक्कत होती है, केवल विषय पर नहीं रह पाता है। हालांकि अब जो अपॉइंटमेंट हो रहा है वो वही है कि केवल विषय पर, और वो भी जो विषय दिया जाए उस पर न बोले, बाकी सब बोले। हम लोग को ट्रेनिंग नहीं मिली, इसलिए हम लोग को जो ट्रेनिंग मिली है उसकी वजह से थोड़ा बहक जा रहा हूं, वापस आऊंगा विषय पे। क्या किया इस वक्त, इस पॉइंट को जोड़िए कि प्राइवेटाइजेशन सब कुछ का किया जाएगा, लेकिन जब महामारी आएगी तो बचाने के लिए आगे कौन आएगा? सरकारी अस्पताल, प्राइवेट अस्पताल तो बंद हो गए। तो वैसे ही विश्वविद्यालयों को कैसे क्या किया जा रहा है, इस बात को समझने के लिए हमें स्वास्थ्य की संरचना पर भी देखना चाहिए। तो उसका भी एक विश्लेषण होना चाहिए कि जब आपने इस तरह से इस पूरे देश को चलाया, जहां आप कौन सी नियम ले रहे हैं, किससे आप बातचीत कर रहे हैं। अब आजकल माहौल ये हो गया कि जो प्रधानमंत्री बन जाए, जो मुख्यमंत्री बन जाए, वही स्वास्थ्य विशेषज्ञ हो जाए, वही रक्षा विशेषज्ञ हो जाए, वही शिक्षा विशेषज्ञ हो जाए। सारी डिग्री उनके पास है, जिसकी अपनी डिग्री का ही पता नहीं है। इसलिए उन्होंने क्या किया कि जब कुछ नहीं था तब सब कुछ बंद किया, नाम मात्र का था। जब सब कुछ बढ़ने लगा तो सबसे पहले क्या किया? मंदिरों को खोल दिए। वही लोगों, उन्हीं लोगों की ये भाषा है कि ये ज्ञान के मंदिर हैं, न जाने क्या क्या है मंदिर। हम लोग कभी इससे सहमत हुए नहीं, क्योंकि जब रिजर्वेशन लाने की बात हुई तो उन्हीं लोगों ने यहाँ खड़े होकर के कहा कि मां सरस्वती के पावन प्रांगण दूषित हो जाएंगे अगर दलित, पिछड़े, आदिवासी इसमें पढ़ने आ जाएंगे। तो ये मंदिर ऐसे हुआ करते हैं। लेकिन उनकी भी भाषा में कहा जाए तो मंदिरों को खोल दिया। उसके बाद क्या किया? चुनाव करवाए। चुनाव में कोई कोरोना नहीं है, चुनाव में रैलियां हुई, फोटो खिंचवाने के लिए। ठीक है, दाढ़ी बढ़ गई है, अच्छी लगती है, लेकिन उस पे भी मास्क जब है तो वो अच्छा नहीं लगा। जिन्होंने दुनिया को सीख दी उन्होंने मास्क हटा के फोटो खिंचवाए, बड़ी बड़ी रैलियां की, लाखों लोग उन रैलियों में शामिल हो रहे थे। जहां लॉकडाउन करना था, जनवरी से यह सब मामला सामने आ गया था, लेकिन अपने दोस्त का प्रचार करना था, उसका अहमदाबाद में कार्यक्रम भी करना था, तो उसको नमस्ते नमस्ते टाइप का बोलना था। जो वहां कराया था उसने, उसका हिसाब करना था। तब उन्होंने लॉकडाउन नहीं किया और उतना वहां पैसा लगा करके वो सब हुआ और अचानक लॉकडाउन किया। लॉकडाउन खुल कैसे रहा है? चुनाव से। मध्य प्रदेश में सरकार गिराई जाए, सरकार बनाई जाए, शपथ ग्रहण समारोह हो, तो वहां लोग ये सब, वहां कोई कुछ नहीं है। चुनाव हुए, उसके लिए राजनीतिक सारी चीजें खोल दी गई, मंदिर खोल दिए गए, बाजार खोल दिया गया। बंद क्या है? विश्वविद्यालय। और अब जब खुद सारे लोग एक दूसरे की पीठ थपथपा रहे हैं, वही नायाब मुख्यमंत्री, मुझे बार बार याद आता है उत्तर प्रदेश का हमारा मुख्यमंत्री, बहुत बहुत अच्छे आदमी है, दुनिया में ऐसा मुख्यमंत्री कोई नहीं होगा, ऐड करवाते हैं टाइम मैगजीन में, और खुद का पेड ऐड है, और खुद ही खुद की तारीफ करवाते हैं कि हमने सबसे अच्छा प्रबंधन किया था कोविड में। उसका प्रचार करते हैं आप। तो जब सब कुछ अच्छा हो गया तो विश्वविद्यालयों को बंद रखने की जरूरत क्या है? ये सवाल है। तो हम यहां ये जो विश्लेषण कर रहे हैं और आप जो यहां बैठ गए हैं इतने लोग, यही होना शुरू हो जाएगा। इसीलिए तो विश्वविद्यालयों को बंद रखा गया है। वो लोग देखिए पढ़े लिखे भले कम हो, डिग्रियां भले उनके पास संदिग्ध हो, लेकिन उन लोगों को पता है कि उन लोगों से सवाल कौन पूछता है। कौन है जो सवाल पूछता है कि इस पूरे लॉकडाउन का दुनिया में क्या पॉलिसी थी और आपने क्या पॉलिसी लगाई? लाखों लाख लोग पैदल चल करके बेघर हो गए, कितने लोग उसमें मारे गए, वो किसकी वजह से था? इकोनॉमिक कोलैप्स कर गई, सब कुछ हो रहा है। अब उसमें क्या बोल रहे हैं वो फकीर? वो फकीर ने बोला आपदा में अवसर। और आपदा में अवसर कैसा? नई शिक्षा नीति लागू कर दी जाए।
एक ऐसी नई शिक्षा नीति जिसका दावा यह किया जा रहा है कि अगर वो लागू हो जाएगी तो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड, हार्वर्ड सब बंद हो जाएगा। भारत की विश्वविद्यालय दुनिया के सबसे अच्छे विश्वविद्यालय हो जाएगा। जब वो नई शिक्षा नीति इतनी अच्छी थी तो उसको पहले हम लोगों ने कितना विरोध किया, शिक्षकों ने, छात्रों ने सब विरोध किया। पार्लियामेंट बंद किया और नई शिक्षा नीति लागू कर दिया। इसे कहते हैं आपदा में अवसर। अब इस बात को यहां से समझना है और फिर मैं आइडिया पे यूनिवर्सिटी पर आता हूं। इस आपदा में अवसर का एक दो पहलू और है नई शिक्षा नीति के साथ साथ। पहला किसानों का है और दूसरा मजदूरों का है, और दोनों के 3-3 कानून हैं। और एक पोस्टर यहां आपने बनाया भी है, छात्र, शिक्षक, मजदूर, इसमें किसान भी होना, हाँ, छात्र, किसान, मजदूर, एकता जिंदाबाद, शिक्षक हम जोड़ दे रहे हैं। तो वो जो 3 कानून थे उसका विरोध करने के लिए किसान आंदोलन करने लगे। और जो लोग भी किसानों के आंदोलन में गए होंगे वहां पता चला होगा आंदोलन इतना मजबूत है कि वहां कोई कोरोना नहीं है। कहा यह गया सुप्रीम कोर्ट से लेकर तमाम लोग कि कोरोना फैल जाएगा, क्या क्या किया गया, बदनाम किया गया। जैसे भूलिए मत जेएनयू में हुई हिंसा को, भूलिए मत जामिया में हुई हिंसा को, एएमयू में हुई हिंसा को, जिसमें सीधे आपको कहा गया कि आप टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग हैं, आप अर्बन नक्सल हैं। और मैं यहां खड़े होकर के यूनिवर्सिटी ऑफ स्ट्रीट ये प्रोग्राम में मैं याद करना चाहूंगा प्रोफेसर हनी बाबू को, प्रोफेसर आनंद तेलतुंबड़े को, प्रोफेसर, जितने भी प्रोफेसर हैं, छात्र हैं, रिसर्चर्स हैं, जो 1 साल से ज्यादा हो गया वो जेलों में बंद है। ये है आपदा में अवसर। तो ये पूरा मामला, और किसान अपनी लड़ाई लड़ने लगे। ठीक बात है, आज मीडिया बहुत कुछ कह रहा है, श्रमिक अपनी लड़ाई नहीं लड़ पा रहे हैं क्योंकि उनके ट्रेड यूनियन पहले ही बर्बाद कर दिए गए। छात्र और शिक्षकों के ट्रेड यूनियन जितने बचे थे वो अपनी लड़ाई लड़ रहे थे, इसलिए आपदा में अवसर किया गया और एनईपी को लागू कर दिया गया। अब एनईपी कर क्या रहा है इसको समझिए, फिर यही मैं अपनी बात धीरे धीरे समेट के खत्म करूंगा। एनईपी क्या क्या कॉन्सेप्ट है, नई शिक्षा नीति, उसको बनाने वाले लोग कौन है? वो लोग हैं जो ये कहते हैं, वो ये चाहते हैं कि इस देश के वेदों में सारा विज्ञान है, जो ये मानते हैं कि नाली के गैस से चाय बना लेता था मैं, जो ये कहते हैं कि बादल बहुत ज्यादा था तब हमने कहा रडार पकड़ेगा नहीं इसलिए हमला कर दो। क्या उन लोगों के ज्ञान पर कोई शंका है? हमें दुनिया में कोई उनके ज्ञान पर शंका नहीं कर सकता। शंका कौन कर रहा था इस तरह के ज्ञान के ऊपर? महाभारत काल में इंटरनेट चल रहा था, इस ज्ञान पर शंका किसने की? इन्हीं विश्वविद्यालयों की 4 दीवारी के छात्रों और शिक्षकों ने की। चूंकि आप उनके ज्ञान पर शंका कर रहे हैं इसलिए आज आपका विश्वविद्यालय बंद है और आपको यूनिवर्सिटी ऑफ स्टेट का करना पड़ रहा है प्रोग्राम। तो ये वजह है। विश्वविद्यालय होने के मायने क्या हैं? ये आर्यावर्ते जम्बू द्वीपे भारत खंडे, उनके नारे में हिंदू राष्ट्र, वो जो हिंदू राष्ट्र की संकल्पना है वो जोड़ती तो है अपने इतिहास को तक्षशिला और नालंदा विश्वविद्यालयों से, लेकिन उस इतिहास में कोई ये नहीं पढ़ाता कि उन विश्वविद्यालयों को बर्बाद करने वाले लोग कौन थे, जिन्होंने विश्वविद्यालयों को बर्बाद किया। अगर आपके धर्म ग्रंथों में चार्वाक और लोकायत भी हैं, षठ दर्शन में पदार्थवादी दर्शन, सांख्य और वैशेषिक भी हैं जो विज्ञान पर आधारित हैं, तो आपने क्यों मनुस्मृति का ज्ञान विज्ञान थोपा? और नई शिक्षा नीति मनुस्मृति के आधार पर लगी गई है, इसलिए क्योंकि वो न पढ़ पाए कि चार्वाक कौन थे, न्याय और वैशेषिक किसके दर्शन है, लोकायत कौन लोग थे, जिसमें विज्ञान है, पदार्थवादी दर्शन है। आप जब तारीफ करनी होगी तो चरक और धन्वंतरी की तारीफ करेंगे और प्रधानमंत्री बनने के बाद कहेंगे गणेश जी पहली प्लास्टिक सर्जरी है। दुनिया हंसेगी इस पे। हमारे गांव में एक किस्सा चलता था, जो आदमी सबसे कम पढ़ा लिखा होता था वो आदमी पूरे दावे से कहता था कि राम सेतु वहां बना हुआ है जिस रास्ते चल करके राम जी लंका पर आक्रमण करने गए थे। तो हम उससे पूछते थे कहां पढ़े हो, तो वह कहता था नासा के वेबसाइट पर है।
तो हम कहते थे कहां देखा, कहे जाके देख लेना। तो वो लोग नासा का रेफरेंस देते थे, विज्ञान का रेफरेंस देते हैं, और आज पूरे देश को एक गुमराह झूठी भीड़ में तब्दील करना चाहते हैं। ये है आइडिया ऑफ यूनिवर्सिटी, क्योंकि आप कहते हैं कि अगर हमें कोई बात माननी है तो हम पहले उस पर शंका करेंगे। शंका करना आधुनिक होने का पहला पर्याय है। तो शंका आपने किन किन चीजों पे की? शंका आपने ये की कि आपका जो हिंदू राष्ट्र है वो एंटी कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान विरोधी है। तो उनके आइडिया ऑफ यूनिवर्सिटी में क्या है? जियो यूनिवर्सिटी। जो विश्वविद्यालय कहीं है ही नहीं, उस विश्वविद्यालय को सबसे यूनिवर्सिटी ऑफ एमिनेंट का दर्जा दिया जाएगा। अभी जो बच्चा पैदा ही नहीं हुआ उसका तय हो गया कि अगला प्रधानमंत्री वही बनने वाला है। तो हम तो इसका भी विरोध करते हैं। हम लोग ये कहते हैं कि जो विश्वविद्यालय है ही नहीं, उस विश्वविद्यालय को आपने क्यों बनाया? क्योंकि आप आइडिया ऑफ यूनिवर्सिटी को ब्रेक करना चाहते हैं। वो आइडिया ऑफ यूनिवर्सिटी है क्या? विश्वविद्यालय। विद्यालय तो एक शब्द है, विद्यालय। हमारे उसी राम राज्य वाले उत्तर प्रदेश में स्कूलों पर लिखा हुआ है अभी भी, जबकि बंद है स्कूल, शिक्षार्थ आइए सेवार्थ जाइए। तो शिक्षार्थ आते हैं और सेवार्थ जाते हैं। इन लोगों ने क्या कर दिया विश्वविद्यालयों का हाल कि चेलार्थ आइए यानी चापलूसी करिए और मेवार्थ जाइए। तो यहां कौन लोग हैं? ये छात्र संघ भी है जिसकी बड़ी सी इमारत है, जब चुनाव होता है तो करोड़ों रुपए खर्च करते हैं। आज वो सारे लोग छात्रों के हितैषी कहां हैं? तो ये जो कॉन्सेप्ट था विश्वविद्यालय होने का, इसका मतलब ये है कि विद्या का एक ऐसा घर होगा जहां लोग पढ़ने पढ़ाने की बात करेंगे। और विद्यालय में भी एक शब्द जुड़ा हुआ है, विश्वविद्यालय। तो विश्वविद्यालय का मायने क्या है? ग्लोबल नॉलेज की बात करना, यानी पूरी दुनिया में जो भी ज्ञान की बातें हैं उस पर हम विमर्श करेंगे, उन ज्ञान की बातों पर अनुसंधान करेंगे और पूरी दुनिया के ज्ञान विज्ञान को समझ करके कल को पढ़ेंगे, आज को समझेंगे और आने वाला कल बनाएंगे। लेकिन अब त्रासदी क्या हुई? त्रासदी ये हुई कि एक ऐसा व्यक्ति मानव संसाधन विकास मंत्री बनता है जिसे आजकल शिक्षा मंत्री कहा जाता है। 150 से ज्यादा किताबें लिख दिया। इतना घटिया कविता लिखता है वो आदमी। वो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में केवल पर्यायवाची बोलता है। ज्ञान विज्ञान अनुसंधान के केंद्र हैं हम, मां भारती, और क्या क्या व्याकरण बोलता है। वह व्यक्ति जो कहता था कि ज्योतिष विद्या से बड़ी कोई विद्या नहीं है। तो आप ऐसे लोगों के दौर में हैं। वो लोग इस आइडिया ऑफ यूनिवर्सिटी को, जहां इस क्लासरूम का होना 3 चीजों पर डिपेंड करता था, डिबेट, डायलॉग और डिस्कशन। हम विमर्श करते हैं, संवाद करते हैं, बातचीत करते हैं कि यह देश कैसा है, इस देश को कैसा होना चाहिए, और ऐसा होने में जो लोग बाधक हैं हम उनसे सवाल पूछते हैं। चूंकि आप सोचते हैं और सवाल करते हैं, इसीलिए मंदिर खुले हुए हैं, शॉपिंग मॉल खुले हुए हैं, नेताओं का व्यापार चल रहा है और विश्वविद्यालय बंद है। हम इसकी मुखालफत करते हैं यहां से। और आखिरी बात कि यह मुखालफत इसलिए जरूरी है, आप छोटे बच्चों के स्कूलों को छोड़ दीजिए, यह सबसे बड़ा खतरा यह है कि जब ऑनलाइन एजुकेशन को सफल दिखा दिया जाएगा, जब यह कह दिया जाएगा कि एक शिक्षक घर में बैठ करके वीडियो कैमरे से हजारों छात्रों को पढ़ा सकता है, तो इतनी बड़ी विश्वविद्यालय की इमारत की जरूरत क्या है? यहां एक बढ़िया सा अंबानी अडानी का शॉपिंग मॉल खोला जाएगा, उसका नाम अशोका गलगोटिया एमिटी यूनिवर्सिटी रखा जाएगा, और जहां आप चंद 100 रुपए में गरीब, दलित, पिछड़े, आदिवासी महिलाएं
जो शिक्षा लेकर के अपने गांव तक आत्मविश्वास देती थी, पूरे समाज को बदलने का काम करती थी, वहां लाखों की डिग्रियां बेची जाएंगी और फिर यह देश ऐसे मूर्खों की जमात बन जाएगा जिसमें व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पढ़ करके लोग इस तरह की यूनिवर्सिटी को गाली देने का काम करेंगे। इसलिए ये यूनिवर्सिटी के कॉन्सेप्ट पर हमला है। ये उस कॉन्सेप्ट पर हमला है कि अब जरूरत ही नहीं इमारतों की। ये जो विश्वविद्यालय, हम लोग जब 10 साल पहले यहां आते थे तो यहां 4 दीवारियां नहीं हुआ करती थी। ये पूरा विश्वविद्यालय खुला हुआ होता था। क्लासरूम से ज्यादा पढ़ाई क्लासरूम के बाहर हुआ करती थी और यहां बैठ करके हम डायलॉग डिस्कशन करते थे। हमारे टीचर हमारे साथ बैठा करते थे। आज टीचर डरता है, वो छात्रों से आंख नहीं मिला पाता। तो सब कुछ कैसा बना दिया जाए। वो बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी देखा है ना आपने? उस घोड़े को जब सड़क पर चलाना होता है तो उसकी आंख के किनारे 2 पट्टे बांध दिए जाते हैं कि केवल सड़क दिखे, किधर घूमना है, किधर कहां, वो इशारा दिया जाएगा, वो चलेगा। इस देश को चलाने वाले लोग जिन्होंने खुद तो अच्छी शिक्षा नहीं पाई, हम तो दुआ करते हैं कि काश उनको भी दिल्ली यूनिवर्सिटी, डिग्री तो है उनके पास दिल्ली यूनिवर्सिटी की, पता नहीं वो फेक है कि ओरिजिनल है, लेकिन काश इन कक्षाओं में पढ़े होते तो वो आइडिया ऑफ यूनिवर्सिटी के कॉन्सेप्ट को समझते। वो कभी विश्वविद्यालयों के चरित्र पर हमला नहीं करते और भीड़ नहीं बनाते छात्रों को कि वो बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी की तरह केवल सिलेबस, अब सिलेबस ओरिएंटेड अगर पढ़ाई होगी तो ऑनलाइन एजुकेशन सबसे अच्छा है। ये जितने लाखों के कोचिंग इंस्टीट्यूट है, एजुकेशन मॉडल क्या है इस देश का समझिए। यहां 10वीं और 12वीं की पढ़ाई स्कूल में इसलिए बर्बाद की जाती है कि स्कूल का मास्टर या आपके घर पढ़ाने कोचिंग और ट्यूशन आता है और कई गुना फीस लेता है और आप 10वीं और 12वीं में अच्छे नंबर ले आते। आईएएस बनना है तो लाखों करोड़ों रुपए का टर्नओवर वाला यहाँ कोचिंग का पूरा साम्राज्य बिखरा पड़ा है। ये विश्वविद्यालय थोड़े से जो है ना, वो इन सब के सामने चुनौती बने हुए हैं। जेएनयू की इमारतों को देख करके ये कारपोरेट अंबानी अडानी के यार लोग ये सोचते होंगे कि इस जगह पर अगर शॉपिंग मॉल होता तो कितना अच्छा होता। इस जगह की कीमत समझिए। इस जगह पर अगर वो एक हवेली बन रही है ना, पता नहीं अभी शायद कोर्ट ने रोक दिया, उस घर की कीमत का अंदाजा लगाइए। उनको आपकी तालीम से कोई ताल्लुक नहीं है, वो इस जगह की इमारत का इस्तेमाल करना चाहते हैं ताकि इसको भी बेच करके अपने दोस्तों अंबानी और अडानी के हाथों में सब कुछ दे दें और कहें कि आप यहाँ एक अच्छी यूनिवर्सिटी बनाओ। इसलिए ऑनलाइन एजुकेशन का भी यहाँ आपदा में अवसर का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो वो जो पूरा आइडिया ऑफ यूनिवर्सिटी है, डिबेट, डायलॉग और डिस्कशन, हमें पता ही नहीं कौन विद्यार्थी मोबाइल में हमारे क्लास ले रहा है कि नहीं, वो क्या डिबेट, डायलॉग और डिस्कशन करेगा। सिलेबस खत्म हुआ कि नहीं, ये ऑनलाइन ओपन बुक एग्जामिनेशन, इससे बड़ा मजाक कुछ होता है क्या? और आज भी मेरी अपनी कक्षा के 50 विद्यार्थियों में से 25 विद्यार्थी ऐसे हैं जो एक भी क्लास नहीं ले पाते क्योंकि न उनके पास मोबाइल है, न उनके पास इंटरनेट है। मैं कह रहा हूं कि एक सोशल डाइवर्सिटी इंडेक्स बनाओ कि वो 25 विद्यार्थी किन घरों के हैं। वो 25 के 25 फर्स्ट जनरेशन लर्नर हैं। वो दलित, पिछड़े, आदिवासी, किसान, मजदूर के बच्चे हैं। तुमने पहले ही झटके में उनको विश्वविद्यालयों से बाहर कर दिया। फिर ये किस बात के विश्वविद्यालय हैं? चंद अमीर लोगों के लिए जिनकी जेब में पैसा है, जो प्राइवेट विद्यालय में अपने बच्चों को पढ़ा करके तैयार करते हैं तो प्राइवेट यूनिवर्सिटी में भेजते हैं। तो ये जितना गरीब लोग अपने घरों, हम लोग आखिरी पीढ़ियां, मैं बात अपनी कंक्लूड करूंगा, हम लोग उस पीढ़ी के लोग हैं जिनके घरों में जमीन गिरवी रख करके दीवारों पर पुताई रंगाई न होती थी, उसके बाद अपने दैनिक खर्चे में से 4 पैसा बचाते थे तो हमारी फीस देते थे। हम पहली पीढ़ी के लोग हैं क्योंकि उनको भरोसा था कि अगर ये अच्छी शिक्षा पा लेगा, अच्छी नौकरी पा लेगा तो केवल हमारे ही नहीं, पूरे परिवार की सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक हैसियत बदल जाएगी। शिक्षा में ये भरोसा था आज से 10 साल 20 साल पहले। आज उसी जगह पर किसानों के बीच जाइए, कोई भी किसान अपने बेटे बेटियों को किसान बनाने की बात नहीं करता। वो कहता है कि मैं अपने बेटे या बेटी को डॉक्टर, इंजीनियर, वकील कुछ भी बना देंगे, लेकिन वो किसान नहीं बनाते क्योंकि उनको किसानी का बर्बाद होता भविष्य दिख रहा है। आज जाइए उन गांवों में, एजुकेशन को लेकर के कोई भरोसा नहीं रह गया। हमारे गांव के 2 प्रॉपर्टी डीलर हमसे कम उम्र के जमीन की दलाली करके 4 मंजिला मकान बनाए और हम 10 साल यहां पढ़ाए हैं और हम 10 रुपए भी अपने घर में नहीं दे पाते। एक अलग वजह है।
तो पैसा कहां से आ गया? मीडियोक्री करके, और उनके पास कोई डिग्री नहीं है। तो जिसके पास डिग्री नहीं उसके पास पैसा है, और जिसके पास पैसा वो प्रधानी का चुनाव लड़ रहा है। तो पूरे गांव का इंफ्रास्ट्रक्चर, गांव की पूरी मनोविज्ञान कैसे बदला? पहली बार जब मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी पढ़ने गया था तो मेरे पीछे 12 लोग उस गांव के इलाहाबाद भेजे गए थे पिछले 5 सालों में, और आज वो सारे लड़के घर वापस लौट गए हैं, क्योंकि अब न उन विश्वविद्यालयों में पढ़ाई होती है, न पढ़ने के बाद उन डिग्रियों की कोई कीमत रह गई। तो वो जो शिक्षा, जो जमीन गिरवी रख करके, गहने गिरवी रख करके अपने घर से बच्चों को भेजते थे कि अगर वो पढ़ लिख लेंगे तो वो हमारी पीढ़ियों के दर्द को मिटा देंगे, अब वो शिक्षा अपना भरोसा खो चुकी है। क्योंकि जिन्होंने कोई शिक्षा नहीं पाई आज वो इस देश को चला रहे हैं, वो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बने हुए। हम ये नहीं कहते कि चुनाव लड़ने के लिए शिक्षा जरूरी है, हम ये नहीं कह रहे, लेकिन सवाल इस बात का है कि आपने पूरे एजुकेशन सिस्टम को डिलेजिटिमाइज कर दिया है। छात्र होना, शिक्षक होना मजाक का विषय बना दिया है, और अर्बन नक्सल टुकड़े टुकड़े गैंग छात्रों को यूएपीए लगा करके जेल में आप डाले हुए हैं, शिक्षकों को जेल में डाले हुए हैं, और क्लासरूम के बाहर क्या पढ़ाया जाएगा आप सब कुछ मोरल पुलिसिंग के जरिए सब कुछ ऑब्जर्व कर रहे हैं, और नई शिक्षा नीति के जरिए सारा सिलेबस चेंज कर रहे हैं। तो वो आइडिया ऑफ यूनिवर्सिटी कुछ नहीं बचा है, केवल हिंदू राष्ट्र की एक फेक संकल्पना के रूप में बचा है। तो मुझे आज भी याद है कि मेरे पुरखे जब मैं नहीं पढ़ता था तो मुझे मार के पढ़ाते थे कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब। नवाब को उस सेंस में समझिए, फ्यूडल टर्मिनोलॉजी में, खेलोगे कूदोगे होगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब। तो नवाब को आप नवाबी छोड़िए, वो एक फ्यूडल टर्म है, लेकिन इतना तो समझिए कि हम अपने पैर पर खड़े हो सकते थे, सांस्कृतिक सामाजिक और आर्थिक रूप से हम सक्षम हो सकते थे, हमारी सेल्फ आइडेंटिटी बनती। एजुकेशन ये आत्मविश्वास देती थी, और एजुकेशन के पूरे स्ट्रक्चर को इन्होंने कोलैप्स कर दिया है, और नई शिक्षा नीति उस पर मुहर लगा रही है कि न कोई पढ़ेगा न कोई लिखेगा, और नारा केवल जुमला बन जाएगा, पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। अब वो क्या हुआ कि न पढ़ेगा इंडिया, न बनेगा इंडिया, न उनसे कोई सवाल पूछेगा, वरना इन्हीं गलियारों में तो सबसे ज्यादा सवाल पूछे गए। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं बिकने दूंगा, और सब कुछ बेच दिया। और नई शिक्षा नीति के जरिए, जिसमें एक भी लफ्ज रिजर्वेशन का नहीं है, बाबा साहब अम्बेडकर के दिन पर लाखों रुपया खर्च करके वहां झूठे आंसू बहाते हो, और नई शिक्षा नीति के पूरे दस्तावेज में एक शब्द आरक्षण का नहीं है। वो किसके लिए? वो है मनुस्मृति। नई शिक्षा नीति में बोर्ड ऑफ गवर्नर्स से लेकर के तमाम प्रावधान लागू कर दिए गए, ये सब कुछ आइडिया ऑफ यूनिवर्सिटी को ध्वस्त करने के लिए। तो बस मैं इस बात से खत्म कर रहा हूं कि जब हम इस विश्वविद्यालय में आए थे तो ये एक ऐसा बगीचा हुआ करता था जहां 4 दीवारियां नहीं थी, न ज्ञान की न हमारे मिलने जुलने की। अब इन 4 दीवारियों को खड़ा किया गया, यहां कॉन्ट्रैक्ट पर गार्ड रखे गए, पुलिस वालों की ड्यूटी लगाई जाती है, ये पुलिस के लोग हैं, इनसे अकेले में बात करिए। इन सारे लोगों के बच्चे प्राइवेट स्कूलों में नहीं पब्लिक स्कूल में पढ़ रहे होंगे, नहीं है फीस आपकी प्राइवेट स्कूल में देने के लिए। आप अगर अपने बच्चों को अशोका यूनिवर्सिटी, गलगोटिया यूनिवर्सिटी में पढ़ाने में सक्षम हैं तो आप वहां खड़े होकर के दिल से विचार कर लीजिएगा ये यूनिवर्सिटी आप स्ट्रीट का आइडिया फेक है या नहीं है। तो हम किसके लिए बोल रहे हैं? हम उनके लिए बोल रहे हैं जिनके लिए अब कोई नहीं बोल रहा, और जिन हुक्मरानों को चुना गया था कि वो हमारी बात बोलेंगे, वो हमारे बच्चों के आने वाले भविष्य को खत्म कर रहे हैं। हम उस दौर में जा रहे हैं जहां विश्वविद्यालयों को बर्बाद किया जा रहा है और धार्मिक घरों को बनाने के लिए दंगे किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री और वहां शामिल हो रहा है, राष्ट्रपति उसमें चंदा दे रहा है। एक धर्म का एक मंदिर बनेगा तो मंदिर में शिक्षा पाओगे कि विश्वविद्यालयों को। तो ये लड़ाई इबादत घर बनाम विश्वविद्यालयों की है, ये लड़ाई हिंदू मुस्लिम बनाम शिक्षक और छात्र की है, ये लड़ाई अनपढ़ गंवार भीड़ बनाने की बजाय तार्किक नागरिक बनाने की है, उस आइडिया ऑफ यूनिवर्सिटी के कॉन्सेप्ट को बचाने की है। क्योंकि सरकार कल गिर जाएगी, आपकी ड्यूटी कहीं और रहेगी, हम यहां से निकल के कहीं और चले जाएंगे, नई सरकार आएगी, नए छात्र होंगे, नए शिक्षक होंगे, लेकिन ये आइडिया ऑफ यूनिवर्सिटी जैसा कॉन्सेप्ट अगर मर गया
तो आने वाली पीढ़ियां कभी अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए नहीं भेजेंगी। इसलिए यह ऐतिहासिक काम यहां पर हो रहा है विश्वविद्यालय सड़क पर। और हम ये मांग करते हैं कि भले मंदिर, मस्जिद, इबादत घरों को बंद करो, शॉपिंग मॉल को बंद करो, लेकिन तत्काल विश्वविद्यालयों को खोजो, खोल दो और नई शिक्षा नीति को हम तत्काल वापस लाने की मांग करेंगे, ताकि आने वाले वक्त में पीढ़ियां हमसे जब सवाल पूछे कि तुम्हारे सामने ये सब क्या हो रहा था, तुम क्या कर रहे थे, तो हम गर्व से कह सकें जब विश्वविद्यालय की कक्षाएं बंद थीं तो हमने सड़क पर विश्वविद्यालय को चलाया और यहां से वो आवाज बुलंद की थी कि हम हुक्मरानों से न डरेंगे न उनकी पॉलिसी को मानेंगे, हम अपने हक हुकूक के लिए लड़ेंगे। आपने मुझे सुना, बहुत बहुत शुक्रिया। इंकलाब जिंदाबाद।